साल था 1991। भारत के इतिहास का वो मोड़ जब देश खुल रहा था, विदेशी निवेश आने लगा था, निजीकरण की हवा चल पड़ी थी। एक ओर सरकार पुरानी आर्थिक नीतियों को तोड़ रही थी, दूसरी ओर एक आदमी मुंबई की दलाल स्ट्रीट में तूफान ला रहा था। उस आदमी का नाम था हर्षद मेहता, एक ऐसा नाम जिसने कुछ ही सालों में शेयर बाजार को अपने इशारे पर नचाया। फिर एक दिन वही नाम भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले की वजह बना। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के राजकोट में हुआ था। परिवार मध्यम वर्गीय था, हालात आसान नहीं थे। जब वो छोटे थे, उनका परिवार रायपुर शिफ्ट हो गया। वहाँ उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। पढ़ाई में औसत, लेकिन नजरें तेज, दिमाग गणित और पैटर्न को समझने में माहिर। कॉलेज की पढ़ाई के लिए वे मुंबई लौटे। लाला लाजपत राय कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के साथ उन्होंने कई काम किया, जैसे बीमा एजेंट, सेल्समैन, छोटे मोटे ऑफिस बॉय तक की जॉब की। लेकिन उन्हें असली आकर्षण था शेयर बाजार से। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाते। पैसे की चाल, बाजार की धड़कन और लोगों की लालच। 1980 में उन्हें मुंबई के एक ब्रोकरेज हाउस पी अम्बालाल एंड कंपनी में साधारण जॉबर की नौकरी मिली। यहाँ से असली सीख शुरू हुई। उन्होंने देखा शेयर बाजार सिर्फ नंबरों से नहीं चलता, वे भावनाओं, अफवाहों और डर से चलता है। जहाँ बाकी लोग आंकड़ों में उलझे रहते, हर्षद ने इंसानी मनोविज्ञान को पढ़ना शुरू किया और फिर कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म शुरू की, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। अब हर्षद सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, वे बाजार को समझने वाले खिलाड़ी बन चुके थे। उन्होंने कुछ चुनी हुई कंपनियों में जमकर पैसा लगाना शुरू किया। एसीसी, टाटा स्टील, स्टेरलाइट जैसे नाम। वे जानबूझकर इन कंपनियों के शेयर खरीदते गए ताकि माते ऊपर जाती रहे, और फिर मीडिया और पब्लिक भी इन शेयरों पर टूट पड़ी। परिणाम ये हुआ कि एसीसी के शेयर 200 रुपये से सीधा 9,000 रुपये तक पहुंच गए। कोई नहीं समझ पाया कि ये कमाल कंपनी का नहीं, बल्कि हर्षद की रणनीति का था। लोग उन्हें बिग बुल कहने लगे। उन्होंने मुंबई के समुद्र किनारे समुद्र महल नामक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा, जिसमें एक मिनी गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल और देश की पहली लेक्सस कार थी। हर्षद अब सिर्फ शेयर बाजार के बादशाह नहीं, एक आइकन बन चुके थे। टीवी चैनल, अखबार और आम जनता सभी उसके नाम से प्रभावित थे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। बैंकों के बीच उस समय एक व्यवस्था थी जिसे बैंक रसीद, बीआर या बैंक रिसिप्ट कहते थे। जब एक बैंक दूसरे बैंक से सरकारी सिक्योरिटी खरीदता था तो वो बीआर देता था, एक तरह की रसीद कि हमने तुम्हारे लिए बॉन्ड सुरक्षित कर लिया है। लेकिन हर्षद ने इस व्यवस्था में एक कमजोरी देखी। उन्होंने कुछ छोटे बैंकों से फर्जी बीआर्स बनवाए, जिसमें सिक्योरिटी कभी थी ही नहीं। उन फर्जी बीआर्स को वो बड़े बैंक के पास ले गए, जैसे एसबीआई या यूको बैंक, और कहा, हमने आपके लिए सरकारी बॉन्ड खरीदे हैं, ये उनकी रसीद है। बैंक भरोसे में पैसे देते गए करोड़ों में, पर हर्षद वो पैसा सरकारी बॉन्ड में नहीं, शेयर बाजार में लगाता रहा। बाजार चढ़ता गया, कंपनी के शेयर आसमान छूने लगे और हर्षद मुनाफा काटता रहा। फिर वो असली सिक्योरिटी खरीदकर बैंकों को लौटाता और खेल चलता रहता। इस तरह एक के बाद एक हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, एक भी फॉर्मल रिकॉर्ड के बिना। देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार और सरकार सब इस जाल में फंस चुके थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, हर छलावे का उम्र होता। द टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचिता दलाल हर्षद मेहता की लाइफ स्टाइल पर शक करने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि शेयर ब्रोकर के पास देश की सबसे महंगी कार लेक्सस कैसे हो सकती है। पड़ताल शुरू हुई। फर्जी बैंक रसीद, सरकारी बॉन्ड और बैंकों के पैसे, एक एक कर परत खुलती गई। 23 अप्रैल 1992 को अखबार की हेडलाइन ने भारत को हिला दिया। 400 करोड़ का स्टॉक मार्केट घोटाला, शेयर बाजार ढह गया। सेंसेक्स 4000 से गिरकर 2500 तक आ गया। निवेशकों की जमा पूंजी रातों रात खाक हो गई।
देश का सबसे बड़ा बैंक जैसे एसबीआई को भारी नुकसान हुआ। पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, हर्षद मेहता ने ये कैसे किया। सीबीआई हरकत में आई, हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ 27 आरोपी केस और 100 से अधिक सिविल केस दर्ज हुए। आयकर विभाग ने 2000 करोड़ से अधिक की टैक्स की मांग की। अदालत में हर्षद मेहता ने बयान दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर किया। मैंने सिस्टम को तोड़ा नहीं, सिर्फ उसकी कमजोरियों को दिखाया। कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक स्कैमर था, लेकिन कुछ लोगों उसे सिस्टम का शिकार मानते थे। कानूनी लड़ाई लंबी चली, कई बार वो जेल से बाहर आए, फिर अंदर गए। केस बढ़ते गए लेकिन फैसला नहीं आया और फिर एक सुबह सब कुछ अचानक खत्म हो गया। 31 दिसंबर 2001 को ठाणे जेल में हर्षद के सीने में दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो बच ना सके। 47 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई बिना किसी अंतिम निष्कर्ष के। उनकी मौत के बाद भी केस चलता रहा। उनके भाई अश्विन मेहता ने वकील बनकर कई केस लड़े और कई जीते भी, लेकिन हर्षद अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सवाल बन चुका था। क्या वो गुनहगार था या सिस्टम का आईना? इस घोटाले के बाद भारत की वित्तीय दुनिया बदल गई। सेबी को नए अधिकार मिले, बैंकिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया और ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा मिला। हर्षद भले ही चला गया लेकिन उसकी वजह से भारत का बाजार और मजबूत बना। 2020 में आई वेब सीरीज स्कैम 1992 ने उसकी कहानी को फिर से जिंदा किया। आज की पीढ़ी उसे एक क्रांतिकारी के रूप में देखती है जिसने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया और साथ ही ये भी सिखाया, लालच चाहे कितना भी होशियार हो, उसका अंत एक दिन निश्चित है। हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जो आज भी सवाल बनकर खड़ा है। क्या वो एक चोर था या एक ऐसा आदमी जो उस सिस्टम से लड़ रहा था जो खुद ही टूटा हुआ था? सच शायद बीच में कहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, उसने इतिहास रचा और फिर इतिहास बन गया। तो ये थी हर्षद मेहता की सच्ची कहानी, एक ऐसा आदमी जो आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। क्या आपको ऐसी रियल लाइफ इम्पैक्ट स्टोरी पसंद है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ जहां हकीकत, सपनों और सिस्टम की लड़ाई होती है आम आदमी के लिए।